अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलिंगवेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से मूड डिसऑर्डर्स के प्रोग्राम के साथ हर बुध की शाम 5 से 6 बजे के दरमियान हम आपके लिए हाज़िर होते हैं। मेरे साथ हस्ब साबिक में सामना नवाज़ मौजूद हैं, मूड और मिजाज के मसाइल और इनके इलाज पर तजुर्बा रखती हैं। मिसामना अगेन वेलकम टू द शो। थैंक यू। कुछ आज डिप्रेशन, ग्लूमीनेस, लथार्जी, स्लोनेस, इन मौज़ूआत पर कुछ हमें बताइए। इस मौजू पर बात करते हैं। कुछ इस हवाले से हमें व्यूअर्स की रिक्वेस्ट भी आई है और फिर इस मौजू पर भी बात करेंगे कि क्या सीजन्स का भी हमारे मूड और मिजाज पर कुछ ना कुछ असर होता है। तो डिप्रेशन पर कुछ बात हो जाए, ये क्या कैफियत है? देखिए, डिप्रेशन एक तो प्रॉपर अगर क्लिनिकल डिप्रेशन है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आम तौर पर लोग लो फील करते हैं, उदासी महसूस करते हैं, कभी कभार मायूसी महसूस करते हैं, वो एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। उसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन के साथ नहीं कंसिडर करते। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ये डिप्रेशन की जो स्टेट है बेसिकली वो है क्या। डिप्रेशन की जो स्टेट जिसको हम कहते हैं कि डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उसमें कम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ सिम्टम्स का, जिसमें एक सिम्टम ये है कि आप मूड के हवाले से थोड़ा लो फील करते हैं, आप उदास हैं, एक वो जो एक खुशी महसूस होती है उसमें कमी महसूस हो रही होती है। कुछ थॉट्स भी इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग नहीं आ रही होती हैं, इतनी अच्छी नहीं आ रही होती हैं, पुरुमीद नहीं होती हैं। वो सोचें भी ऐसी आ रही होती हैं कि फ्यूचर भी जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, और माजी के ख़्याल ज़रा ज़्यादा, और माजी के पछतावे ज़्यादा, और अपने बारे में भी कुछ अच्छे ख्याल ना रखना, ये समझना कि उसकी हमारी इतनी काबिलियत नहीं है, या हम बहुत से काम ऐसे हैं जो कर नहीं सकते या कर नहीं पाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि मुस्तकबिल के बारे में भी अच्छी उम्मीद ना रखना, तो सोचें भी कुछ ख़राब सी होती हैं। इसके अलावा रवैये भी हमारे कुछ इस किस्म के होते हैं, जैसे किसी से मिलने को दिल ना चाहना, कि अपना ख्याल ना रखना, चलने फिरने का, वॉक करने का ज़्यादा इतना दिल ना करना, काम काज जो हम यूजुअली करते हैं उसमें दिल ना लगना, या वो काम करने को ही दिल ना चाहना। कई दफ़ा कोशिश के बावजूद भी काम के लिए ख़ुद को आमादा ना कर सकना, हालांकि पहले काफ़ी प्लानिंग वगैरह कर रखी होती है। जी बिल्कुल। ये सारा लो फीलिंग से इसका ताल्लुक है, डिप्रेशन की कैफियत है। जी बिल्कुल, यानी रवैयों में भी ऐसी तब्दीली आना कि जिसमें आप समझें कि इमोबिलिटी होती है, यानी वो जो एक एक्टिव स्टेट होती है इंसान की काम काज करने के हवाले से, लोगों से रिश्ते नाते जो है वो बनाने के हवाले से, अपना ख्याल रखने के हवाले से, कोई ज़िंदगी में कोई मकसद बनाने के हवाले से, और उसको फिर अचीव करने के बारे में जो एक अंदर से एक एनर्जी होती है, डिप्रेशन की स्टेट में वो एनर्जी महसूस नहीं होती है। तो रवैयों में भी कुछ तब्दीली आती है। फिर एक जो इसका पहलू है डिप्रेशन का, वो कुछ जिस्मानी भी है, जैसे थकावट महसूस करना, या बहुत ज़्यादा नींद का आना, या बिल्कुल ना आना, या जिस्म में कोई ऐसे ही थकावट या फटीग या लेथार्जी, सुस्ती महसूस होना, या भूख बहुत ज़्यादा लगना या बिल्कुल ना लगना। तो जिस्मानी कैफियत भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये 5 पहलू हैं डिप्रेशन के जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये 5 एरियाज़ में जब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ख़राबी आना शुरू होती है तो हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। जिसमें बात मैंने की है कि सोचें ऐसी होती हैं, मनफी किस्म की, मूड लो महसूस होता है, रवैये ऐसे बन जाते हैं कि आप इनएक्टिव होते हैं, कामकाज करने को दिल ना चाहना, खुशी महसूस ना होना, ज़िंदगी जीने में दिल ना करना। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि फ़िज़िकली भी आप, जिस्मानी कैफियत भी आपकी जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जब बहुत ये मामला एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तो वो डेफिनेटली, जैसे मैंने जिस्मानी पहलू की बात की, तो जिस्मानी पहलू जो क्लिनिकल डिप्रेशन का है वो ये भी है कि कुछ ब्रेन के कुछ केमिकल्स जो हैं हमारे, जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिप्रेशन में। यानी जब हम कोई बहुत ज़्यादा सिवियरली डिप्रेस्ड फील करता है तो उसको ना सिर्फ कुछ सोचें ख़राब होती हैं, ना सिर्फ मूड लो होता है, बल्कि थॉट्स, बल्कि ब्रेन की केमिस्ट्री भी कुछ ऐसी चेंज होती है कि हमारे केमिकल्स कुछ ऐसे ब्रेन के हैं जिसको, जैसे एक सेरोटोनिन है, वो केमिकल बहुत कम मिकदार में रिलीज़ होता है, और उस केमिकल की कमी की वजह से ये जो उदासी महसूस होना, और कई दफ़ा इतनी शदीद उदासी होती है कि दिल नहीं चाहता ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदा रहने का, इवन अपनी जान
लेने के ख़यालात आते हैं और कई दफ़ा उस तरफ जो है वो ऐसे अफराद जो है वो जाने की कोशिश भी करते हैं, ऐसे अटैम्प्ट भी करने की कोशिश करते हैं। तो डिप्रेशन जो है वो, ये क्लिनिकल डिप्रेशन तो हम उसको कहेंगे कि जिसमें इन बग़ैर किसी वजह के पेशेंट ये सारे सिम्टम जो है वो महसूस कर रहा है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कई दफ़ा कुछ माहौल में भी कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं लोगों के हवाले से, या ज़िंदगी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से कुछ मूड पे असर होता है, कुछ जिस्मानी कैफियत पे, कुछ रवैयों पर असर होता है और कुछ थॉट्स पर भी असरात होते हैं। आपका जो अगला सवाल था कि क्या मौसम का भी इफ़ेक्ट होता है, तो बिल्कुल होता है। और बाकायदा जो है वो ये रिसर्चेस ये बताती हैं कि बहुत ज़्यादा ये जो सर्दियों के दिन होते हैं, सर्दी का मौसम होता है, इसमें एक तो नींद डिस्टर्ब होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक पूरा का पूरा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है इस सर्दियों के मौसम में। और ये ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि ऑलरेडी प्रोन होते हैं मूड मिजाज के मसलों के हवाले से, या डिप्रेशन महसूस यूजुअली करते हैं, तो सर्दियों के मौसम में उदासी महसूस होना, नींद बहुत ज़्यादा आना, और कई दफ़ा क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की, खाने पीने की, मीठे खानों की क्रेविंग्स बढ़ जाती है, या जैसे पास्ता या जैसे बर्गर या जैसे पराठे या इस तरह की चीज़ों की भी क्रेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसका ताल्लुक डेफिनेटली हमारी उस बायोलॉजिकल क्लॉक से है, जैसे जिसमें सर्दियों के दिनों में रोशनी, दिन की रोशनी जो है वो कम मिलती है, और रात की जो है वो जो नाइट टाइम है वो क्योंकि लंबा होता है, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि डे लाइट की वजह से, डे लाइट के मिलने से हमारी जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और नाइट टाइम की वजह से कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे मेलाटोनिन है जो कि रिलीज़ होता है रात की अंधेरे में ही। तो इसका ताल्लुक बेसिकली मौसम के साथ भी है। और ये जो उदासी की कैफियत हैं, ये यूजुअली लोग इसको बड़ा कॉमनली इस्तेमाल भी करते हैं कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, और लेकिन हमेशा ये देखने की ज़रूरत है कि ये तमाम पहलू को कंसिडर करके हम ये फाइनल कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि डिप्रेशन या लो फील करना किसे कहते हैं। आपने अभी डिप्रेशन को कैसे एक अफेक्टेड इंसान कोप करता है उसमें खाबागिरी का जिक्र भी किया जी। तो आजकल तो ये काम और भी आसान है, जैसे एक फ़ोन कॉल पर कहीं से भी खाना आ सकता है, तो इसके नतीजे में तो और सेकेंडरी मसाइल भी पैदा हो जाते होंगे, जैसे वज़न का बढ़ जाना, सेहत का ठीक ना रहना, डाइजेस्टिव इश्यूज और ख़राबियाँ भी होती होंगी। तो ये तो इससे कॉम्प्लिकेशन, एक कॉम्प्लिकेटेड सी पिक्चर सामने नहीं आ जाती? जी बिल्कुल। ये वज़न का बढ़ जाना, इवन ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हो जाती हैं कि ना सिर्फ मोटापा बल्कि और भी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल इलनेसेस का सामना रहता है ऐसे लोगों को कि जिनको डिप्रेशन है। ख़ास तौर पर जैसे डिप्रेशन को कोप करने के लिए यूजुअली लोग जो सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करते हैं वो खाना पीना है, कि क्योंकि उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बज़ ज़रूर मिलता है, एक खुशी ज़रूर मिलती है। बहरहाल वो हमारे ब्रेन केमिकल्स के साथ जो है वो डेफिनेटली वो उसको इफ़ेक्ट तो करता है। तो बहुत आसान लगता है कि मूड को कोप करने के लिए, बुरे मूड को कोप करने के लिए हम जो है वो खाने पीने की तरफ जाते हैं। और यूजुअली क्योंकि डिप्रेशन में इतना ज़्यादा हमारा पेशेंस लेवल को इतना अच्छा रहता नहीं है, तो यूजुअली ऐसी चॉइसेस, फूड चॉइसेस करते हैं जो आसानी से बड़ी जल्दी मिल भी जाएं। और आजकल जैसे आपने कहा कि आसान भी बहुत है खाना वगैरह ऑर्डर करना, जगह जगह पे मुख्तलिफ जो है वो रेस्टोरेंट जो होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है फिर एक कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, जैसे फ़िज़िकल इलनेसेस का सामना होता है। बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको आगे फर्दर मोटापे की वजह से समटाइम्स डायबिटीज़ का सामना करना पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ जाता है, बहुत से स्टमक इश्यूज़ जो है वो खड़े हो जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आगे फर्दर जो है वो सामने आती हैं। और ये इन रिटर्न वापस डिप्रेशन के सिम्टम्स को सिवियर करती हैं। इन रिटर्न यानी अगर किसी को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर का मसला जो है वो हो गया है, तो ये इसका मज़ीद जो है वो बुरा असर होगा ऐसे शख्स की डिप्रेशन के ऊपर भी, और फर्दर नींद के मसले बढ़ेंगे, फर्दर मूड मिजाज के मसाइल बढ़ेंगे, मज़ीद दिल नहीं चाहेगा कुछ भी करने को, एक और मायूसी की कैफियत, और जो एक ज़िंदगी की तरफ वो जो एक खुशी का एक एलिमेंट होता है वो मज़ीद ख़राब होगा। तो ये एक दूसरे को
दोनों चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं बहुत बुरी तरह से, बढ़ावा देने वाली। बिल्कुल। क्या इसके अलावा डिप्रेशन या लो मूड की तरफ जब रुझान हो तो क्या चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी और बात ना करने का जी चाहना, इंटरेक्ट ना करने का जी चाहना, ये भी कोई सिम्टम्स होते हैं जो सामने आते हैं? जी बिल्कुल, मूड के पहलू में ये बहुत कॉमन है कि यूजुअली लोग कई दफ़ा आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि वो डिप्रेस्ड हैं, बल्कि जो पर्टिकुलरली जो क्लिनिकल डिप्रेशन जिनको इसका सामना होता है वो तो बहुत देर तक जो है ये पहचान ही नहीं पाते कि वो डिप्रेस्ड हैं, और वो अपनी डिप्रेशन का इजहार इस तरह से करते हैं, गुस्सा करके, चिड़चिड़ापन, किसी बात पे खुश ना होना, तनकीद करना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होना चीज़ों के बारे में, ओवर एनालाइज करना चीज़ों को, और घर वालों को भी जो है जो ज़ाहरी तौर पर नज़र आता है वो यही आता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किसी बात पे खुशी महसूस नहीं होती है, उल्टा नाराज़गी ज़्यादा रहती है लोगों के हवाले से, ज़िंदगी की तरफ नाराज़गी, अपने बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में कंप्लेंट करना, यहाँ तक कि किस्मत के हवाले से भी नाराज़गी शो करना। तो ये बहुत कॉमन है, और ये आप समझें कि ये चीज़ें सरफेस लेवल पे होती हैं जो नज़र आती हैं कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लेकिन उसके पीछे अंडरलाइन जो प्रॉब्लम होती है वो बाज़-औक़ात डिप्रेशन होती है, उदासी होती है, एक एम्प्टीनेस होती है जो महसूस की जाती है, लेकिन यूजुअली पेशेंट इससे उतना आगाह इतनी जल्दी नहीं होता। मैं यहाँ पर एक और सिचुएशन का भी आपसे ज़िक्र करूँगा जो इंटरेस्टिंग भी है और पेनफुल भी, कि कई दफ़ा दूसरी बीमारियों के साथ डिप्रेशन की कैफियत को एग्जिस्ट करती है, और उन बुनियादी प्राइमरी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स इलाज की कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि डिप्रेशन को एड्रेस नहीं किया जा रहा होता तो उस बीमारी की हैंडलिंग में भी मुश्किलात पेश आ रही होती हैं। दवाई खातिर खा असर नहीं करती, मरीज़ अपने डॉक्टर की हिदायत पर अपनी डिप्रेस्ड कैफियत और फीलिंग्स की वजह से अमल नहीं कर पाता। तो इससे तो ऐसे लगता है जैसे डिप्रेशन की कैफियत काफ़ी कॉमन है, और ये सिर्फ साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं, बल्कि डायबिटीज़ का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, जोड़ों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, और बहुत से डॉक्टर्स के सामने ये कैफियत उनके मरीज़ों में आती होंगी। तो ये तो काफ़ी आम मसला है। जी बिल्कुल, और यूजुअली जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं उनको एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो पेशेंट्स को मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, परहेज़ के हवाले से भी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन पेशेंट उसको उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जैसे डायबिटीज़ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूजुअली पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप वॉक किया करें, या आप अपनी एक रूटीन बनाएं, या परहेज़ किया करें, या स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि उसका डायबिटीज़ के ऊपर असर होता है शुगर लेवल पर। लेकिन इन्हीं कुछ नफसियाती चैलेंजेस की वजह से ही पेशेंट्स नहीं कर पाते, उस गोल को अचीव नहीं कर पाते, अपनी सेहत को उस तरह से उसका ख्याल नहीं रख पाते जितना कि रिक्वायर्ड होता है, जितना कि उनकी बीमारी को मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत कॉमन है, इवन मेल्स में बहुत कॉमन है, लेकिन उस तरह से सरफेस पे क्योंकि रिपोर्ट नहीं किया जाता मेल डिप्रेशन, तो और इस बीमारी को हमेशा अटैच किया जाता है फीमेल्स के साथ, जो कि रिसर्चेस बताती भी हैं कि जनरली फीमेल्स में इस तरह की टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि रिपोर्ट ही ज़्यादा जो है वो फीमेल्स जाके ओपनली कर पाती हैं। मेल्स के हवाले से अभी भी टैबू है कि डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करनी है, और बड़ा स्ट्रेन समझा जाता है कि अगर कोई मर्द जो है वो ओपनली इस बारे में बात करे कि वो डिप्रेस्ड है या होपलेस फील करता है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल चैलेंजेस भी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है जो कि जितना ज़्यादा एडवांस्ड आजकल का दौर है, जितना ज़्यादा फास्ट चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट ये मूड मिजाज पर ज़रूर आ रहा है। तो अगर मेल्स किसी वजह से जैसे शेम या एम्बैरसमेंट की वजह से अपनी डिप्रेशन की कैफियत को रिपोर्ट नहीं करते, मास्क कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, खाने पीने या शॉपिंग के ज़रिए उन सिम्टम्स को छुपा लेते हैं, तो
छुपाने से तो वो मसला ख़त्म नहीं होता होगा, तो वो तो मौजूद रहता होगा और कंटिन्यूसली क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी वो ख़राब करता होगा। बिल्कुल, और कई दफ़ा तो वो किसी बड़ी एडिक्शन के तौर पर सामने आता है, किसी और फॉर्म में वो मसला ज़रूर सामने आता है। यानी अगर हम किसी फीलिंग को दबाते हैं, छुपाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी किसी और शक्ल में ज़रूर वो बीमारी सामने आती है। जैसे यूजुअली ये जो छुपाने वाला एलिमेंट है वो किसी और एडिक्शन, चाहे वो स्मोकिंग की क्यों ना हो, जैसे आपने बताया कि खाने पीने या शॉपिंग, इवन गैम्बलिंग या इस तरह के मामलात जो है वो उसमें फिर कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो शक्लें ज़रूर बदलती हैं बीमारियों की, लेकिन कहीं ना कहीं वो रहती ज़रूर है, एग्जिस्ट कर रही होती हैं। मैनिफेस्टेशन किसी और तरह से ज़रूर उसकी नज़र आती है, यानी इजहार किसी और तरह से बीमारी कर सकती है, लेकिन अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है वो तो नफ्सियाती ही रहती है। ये आपके कहने से ये वाज़ेह होता है कि कुछ ना कुछ हम अपनी सिम्टम्स को छुपा भी सकते हैं, लेकिन इस तरह छुपा लेने से या पर्दा डालने से मसला ख़त्म नहीं होता जी। तो क्या इस पर भी थेरेपिस्ट को, डॉक्टर्स को कोई मदद देने की ज़रूरत होती है कि वो इस तरह से जो हम इंसान कुछ बीमारियों के हवाले से ज़रा ज़्यादा शेम महसूस करते हैं और कुछ बीमारियों के हवाले से, जैसे स्किन की डिजीज़ में भी देखा गया है कि काफ़ी उनको छुपाने की कोशिश की जाती है, और इसके कंपैरिजन में हार्ट डिजीज़ में कुछ ना कुछ नॉन कंप्लायंस होती है, पर उसमें जल्दी डॉक्टर के इल्म में मामला लाया जाता है। तो क्या इस शेम या इस एम्बैरसमेंट पर भी काम होना चाहिए? जी बिल्कुल, शेम तो बहुत कॉमन है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के अंदर, और खुलकर बात करना बहुत मुश्किल होता है, और इस पे पूरी दुनिया में बहुत काम भी हो रहा है कि ये जो बीमारियों के साथ, नफ्सियाती बीमारियों के साथ ये जो शेम अटैच्ड है, और इवन के किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी बहुत से ऐसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये कल्चरली बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है ये वाली चीज़ें, कि इसको टैबू समझा जाता है, इसको समझा जाता है कि शायद कोई उस तरह से बीमारी नहीं है जैसे बाकी बीमारियां हैं, बीमारी की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता इसको पेशेंट का अपना कसूर समझा जाता है, या फैमिली को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने तबीयत अच्छी नहीं की थी, या उन्होंने ठीक बिगाड़ दिया है बच्चे को। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है जब साथ अटैच की जाती हैं, तो यूजुअली फिर जिसके साथ ये प्रॉब्लम होती है तो वो ओपनली उस पर बात भी नहीं करते, और स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो कि बहुत ज़्यादा काम दुनिया में हो रहा है, कई किताबें जो है वो इस पर स्टिग्मा से रिलेटेड जो है वो लिखी जा चुकी हैं, और अभी भी काम हो रहा है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बैरियर है स्टिग्मा, शेम महसूस करना, इसके बारे में बात करने को, और इसीलिए यूजुअली पेशेंट पहुंचता ही तब है डॉक्टर के पास, थेरेपिस्ट के पास, कि जब बिल्कुल ही मामला हाथ से बिगड़ चुका होता है। खुद से ही कोशिशें कर रही होती है फैमिली भी कि ज़रूरत ना पड़े मेडिसिन की, ज़रूरत ना पड़े किसी प्रोफेशनल को दिखाने की। जबकि आप बाकी फ़िज़िकल इलनेसेस को देखें तो बहुत ज़्यादा इस तरह से इतनी झिझक नहीं है, लोग डॉक्टर का मशवरा लेते हैं, ओपनली लेते हैं। बल्कि कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि जिसमें बाकायदा आप समझें कि एक फ़ैशन के तौर पर भी कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और फ़लाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, और बड़े हस्पताल में जाते हैं, और बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, तो काफ़ी ओपनली इसके बारे में जो है वो इजहार किया जा रहा होता है। लेकिन साइकेट्रिक इश्यूज़ के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है कि कैसे इस शेम को, इस स्टिग्मा को हटा के तो जो करने वाले काम हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि छुपाने से, दबाने से जो रियल इशू है वो तो एड्रेस नहीं होने वाला, और डिले मज़ीद होगा जिससे नुकसान और बढ़ेगा। क्योंकि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स अगर अनअटेंडेड रहें, उनका बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो वो बढ़ेंगी ही, वो खुद ब खुद कम नहीं होंगी, उनकी प्रॉब्लम्स मज़ीद प्रोग्रेस करेंगी। आमतौर पर डिप्रेशन के बारे में ये समझा जाता है कि ये सिर्फ लो मूड, कुछ ना करना, पीछे हटना, प्लान करके आगे ना बढ़ पाना, एनर्जी की कमी, विल पावर की डिप्लीशन, ये इन चीज़ों का नाम है। एट द सेम टाइम कुछ मरीज़ों में डिप्रेशन की एक ऐसी शक्ल भी पाई जाती है जिसमें वो चिड़चिड़े, एजिटेटेड, लड़ने को तैयार, काट खाने को हमा वक्त रेडी, जी। इस तरह की कैफियत, ये क्या कैफियत होती है? क्या ये भी डिप्रेशन का कोई रंग है?
जी बिल्कुल, जैसे मैंने बात की कि यूजुअली इजहार जो है वो डिप्रेशन का इसी तरह से ही किया जाता है। पीछे एक पेन होती है लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन एजिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी होती है। और ये जिन लोगों को डिप्रेशन में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है और ये जो हार्म करते हैं अपने आप को या चीज़ें तोड़ते हैं डिप्रेशन की स्टेट में, वो यूजुअली कहीं ना कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर के डिप्रेशन में होते हैं। जैसे हम अक्सर बात भी करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कि जिसमें दो एक्सट्रीम्स होती हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर की डिप्रेशन में बहुत कॉमन है कि आप डिप्रेस्ड हैं लेकिन इसके बावजूद इजहार जो है वो इस तरह से कर रहे हैं कि गुस्सा करके, कोई चीज़ तोड़ के, यूजुअली मोबाइल तोड़ के या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, या ख़ुद को हार्म करके या किसी और को नुकसान पहुंचा के फ़िज़िकली या वर्बली। तो इजहार इस तरह से होता है। और यही फ़र्क है जो मेजर डिप्रेशन के अफराद होते हैं और जो बाइपोलर डिप्रेशन के अफराद होते हैं, यानी जिनको सिर्फ डिप्रेशन का प्रॉब्लम होती है, वो यूजुअली बहुत ज़्यादा एजिटेटेड नहीं रहते। लेकिन जिनके साथ एक दूसरा एक्सपीरियंस भी होता है जिसे मेनिया कहते हैं या हाइपोमेनिया कहते हैं बाइपोलर की, कि यानी जो ऐसे भी किसी दौर में होते हैं कि जब बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बग़ैर किसी वजह के तोहफे तहाए, बग़ैर किसी वजह के ढेर सारी शॉपिंग, फिर दूसरों में दोस्तों में बांटना या पार्टी थ्रो करना, दावतों पे जाना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, यानी ये भी कभी एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर जब ऐसे लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो वो इसका इजहार गुस्से से करते हैं, इसका इजहार चिड़चिड़ेपन से करते हैं, एजिटेशन फील करते हैं। तो ये यूजुअली ऐसे लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि जिन्होंने अपने इमोशंस का दूसरा पहलू भी बहुत एक्सट्रीम पे देखा होता है, जिसको एक्साइटमेंट कहेंगे या मेनिया कहेंगे। कुछ बात डिप्रेशन या लो मूड के मैनेजमेंट पर भी हो जाए। आम तौर पर इलाज के हवाले से सिर्फ यही समझा जाता है कि इलाज का मतलब है नुस्खा और कोई दवाई, लेकिन डिप्रेशन और मूड की ख़राबी के बारे में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताया जाता है। हमें ब्रीफली उस बारे में भी बताइए, फिर कुछ तफसील से उस बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी जैसे मैंने कुछ पहलुओं की बात की थी कि डिप्रेशन में ये पहलू जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब हमें मैनेजमेंट करनी होती है डिप्रेशन की, तो वो भी इन्हीं पहलुओं पे करनी होती है। जैसे अगर तो फिज़िकल इश्यूज़, फिज़िकल सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, यानी जिस्मानी तौर पर लेथार्जी है, सर दर्द रहता है, या क्लियरली असेस किया जा रहा है प्रोफेशन की तरफ से कि कुछ ब्रेन के केमिकल्स ही ऐसे हैं जो कि जिनमें कुछ कमी है जिसकी वजह से पेशेंट उदासी महसूस कर रहे हैं, तो मेडिकेशन दरकार होगी। तो जो कि ये जो नींद के मसले हैं, या भूख बहुत ज़्यादा लगना या भूख ना लगना या बॉडी पेन होना, ये सारे मसले जो है वो मेडिकेशन जो है वो एडजस्ट करेंगे। फिर एक और पहलू जो मैनेजमेंट का है वो है सोचों के हवाले से, कि ये काउंसलिंग हेल्प करती है यूजुअली कि जब मनफी सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं डिप्रेशन में, तो काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट को ये सिखाया जाता है कि अपनी उन मनफी सोचों को एड्रेस कैसे करना है, चैलेंज कैसे करना है, और उनको आप समझें कि बैलेंस कैसे करना है, या कोई अल्टरनेटिव सोचें कैसे अपने आप को देनी होती हैं। तो ये आर्ट जो है वो काउंसलिंग के ज़रिए पेशेंट को सिखाई जाती है कि अपनी थॉट्स पर काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट्स भी हमें हमारे मूड को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। फिर दूसरी चीज़ जो हमने बात की थी कि रवैयों में कुछ ख़राबी आती है। तो जब हम डिप्रेशन की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फिर रवैयों पे भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि डिप्रेशन में दिल नहीं करता रोज़ाना तैयार श्यार होकर बैठने का, तो रवैये में तब्दीली अगर लानी है तो ये आदत डेवलप करनी है कि रोज़ाना एक रूटीन ऐसी बनानी है कि जिसमें अपना भी ख्याल रखा जाए। फिर डिप्रेशन में दिल नहीं करता कि वॉक की जाए, लेकिन रवैयों में जब तब्दीली सिखाई जाती है तो उसमें ये भी शामिल होता है कि आपने अपनी दिन का कुछ हिस्सा ऐसा गुजारना है जिसमें आप जिस्मानी तौर पर एक्टिव हों, वॉक है, एक्सरसाइज है, क्योंकि उससे इन रिटर्न जो है वो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री भी पर भी असर होता है और हमारे मूड भी उससे अच्छा होता है। फिर मूड मिजाज ये जो बहुत ज़्यादा लो होता है बाज़ुकात, तो उसको बेहतर करने के लिए जो है उस पर काम किया जाता है। फिर एक पांचवा एलिमेंट है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि माहौल को बदलने से बाज़ुकात हमारे जो है वो मूड मिजाज में अच्छा असर पड़ता है। वो माहौल में लोग भी शामिल हैं, वो माहौल में इवन अपना कमरा भी शामिल है, वो माहौल में ऐसे लोगों में उठना बैठना या ऐसी जगहों पे आना कि जिससे मूड थोड़ा बेहतर होता है, अपलिफ्ट हो जाता है, तो वो भी शामिल है। तो 5 लेवल्स पर मैनेजमेंट दरकार होती है, यानी सोचों पर काम करना होता है,
जो मनफी सोचें आती है डिप्रेशन की, मूड पर काम करना होता है, ये जो बहुत लो फील करना, और ऐसे केस में फिर हम बिल्कुल कोशिश भी नहीं करते कि कुछ अपने एंड पर मूड को बेहतर करने के हवाले से, तो उस पर काम करना होता है। फिर भी रवैयों पर काम करना होता है, कुछ रूटीन बनानी होती है, कुछ एक्सरसाइज की कुछ रूटीन शामिल करनी होती है। फिर फिज़िकल सिम्टम्स हैं तो फिर उसके लिए मेडिकेशन दरकार है तो वो लेनी होती है। फिर एनवायरनमेंट पर काम करना होता है। तो 5 चीज़ें हैं जिन पर काम करने से डिप्रेशन की मैनेजमेंट पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है और अच्छे तरीके से डिप्रेशन मैनेज हो सकती है। अगेन ये बड़े स्किल का काम है और पेशेंस भी चाहिए होती है, क्योंकि इतनी जल्दी यूजुअली इफ़ेक्ट्स चाह रहे होते हैं पेशेंट जो डिप्रेशन के प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, तो वो चाह रहे होते हैं कि बड़ी जल्दी हम इससे निकल भी आएँ और ज़्यादा देर तक इसमें हम ना रहें। और यूजुअली कोई मैजिक पिल भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई जादुई कोई ऐसी कोई स्किल हम सीख लें कि जिससे बड़ी जल्दी ये सारे मामला जो ठीक हो जाएं। लेकिन अगेन उसके लिए स्किल चाहिए होती है और स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ आदतें बनानी होती हैं, फिर कुछ रिवॉर्ड सेट करने होते हैं कि जिसको हम थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड करें कि जब हम कोई आदत अपनाएंगे तो उसके एंड पे जब हम कोई रिवॉर्ड देते हैं तो आदत ज़रा पुख्ता हो जाती है। तो इन लेवल्स पर हमें थोड़ा काम करना होता है। और लाइफस्टाइल में फिर डाइट भी आ जाती है। लाइफस्टाइल में ये भी चीज़ें आती हैं कि हम अपनी नींद को कैसे, हमारी हैबिट्स क्या हैं सोने जागने की, क्या हम रातों को जागने के शौकीन हैं तो फिर उसको तर्क करना पड़ेगा। रूटीन थोड़ी इस तरह की बनानी होगी। डाइट में अगर डाइट के हवाले से अगर हम बात करें या ओवरऑल जो हम कंज्यूम करते हैं, मुख्तलिफ ड्रग्स का इस्तेमाल करना, जैसे सिगरेट है या जैसे नींद नहीं आ रही तो यूजुअली लोग नींद की गोली खा लेते हैं, या इस तरह के अगर मामला आते हैं, या चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना कि थोड़ी देर के लिए मूड बेहतर हो जाए, या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना जिसमें कैफ़ीन होता है कि जिससे मूड बेहतर थोड़ी देर के लिए हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी लाइफस्टाइल से निकालने की ज़रूरत होती है जब हम मूड मिजाज के मसलों को डील करते हैं, और ख़ास तौर पर डिप्रेशन को। यानी पेशेंट या सफ़रर ख़ुद अपने लिए काफ़ी आसानी के प्रोसेस में हिस्सा ले सकता है। जी जी। और जो बेबसी की कैफियत और बेकरारी से वो गुज़रता है उसमें वो इतना हेल्पलेस नहीं है जितना एट टाइम्स उससे लगता है। मैंने ये बात आपसे इसलिए भी कही कि डिप्रेशन में या ऐसे मसलों में जो हमारे लिंगर ऑन करते हैं और हम उनके सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते, या कुछ गलतफहमियां हमें सोल्यूशंस तक जाने से रोकती हैं, उसकी वजह से हमारे मोरल पर भी बुरा असर पड़ता है। हमारे अंदर बेबसी और हेल्पलेसनेस की कैफियत पैदा होती है। हमें लगने लगता है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते और हम उसे बर्दाश्त करना और उसके साथ गुजारा करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा करने से सिर्फ उस मिजरी में इजाफा ही होता है, इससे कुछ बेहतरी पैदा नहीं होती। ये भी फरमाइए कि रूटीन्स, जैसे कुछ देर पहले आपने इस मौजू पर भी एक मुख्तसर सा हमें बताया, तो क्या रूटीन्स कुछ ना कुछ स्केड्यूलिंग, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन, कुछ ना कुछ चीज़ों को पहले से प्लान करना एवरीडे लाइफ और फिर उस पर अमल करना, इसका भी कोई रोल है हैंडलिंग में? जी बिल्कुल। ये जो एक्टिविटी को स्केड्यूल करना या ये जो रूटीन को बनाना या इस तरह के जो मामलात होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करते हैं। और सबसे जो आप समझें कि जो सिंपल फॉर्म है, जब डिप्रेशन के पेशेंट्स को सिंपल वे में अगर हम उनकी रूटीन को बेहतर करने के वाले से कहें तो उनको कुछ स्केड्यूलिंग का मशवरा दिया जाता है कि आप अपने दिन का कुछ स्केड्यूल बनाएं। अब यूजुअली जब स्केड्यूल की बात की जाती है तो पेशेंट को ये थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में, क्योंकि मूड मिजाज के चैलेंजेस की वजह से वो अपने स्केड्यूल को उस तरह से फॉलो कर नहीं पाते। लेकिन बहुत ज़्यादा रिसर्चेस ये बताती हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ अगर हम सिर्फ स्केड्यूलिंग के पर ही शुरुआत करें कि आपने अपने दिन की कोई रूटीन ऐसी सेट करनी है कि जिसमें 4 चीज़ें शामिल होनी चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या हैं कि दिन के वक्त में कुछ ऐसा टाइम ऐसा भी रखना है कि जिसमें वो कम से कम को एक काम ऐसे ज़रूर करेंगे जिससे उनको प्लेजर मिलता है। अब ये पेशेंट की अपनी चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि वो ऐसे कौन सी हेल्दी ऑप्शंस जो है वो लिस्ट डाउन करें कि जो कि उसको प्लेजर देते हैं। और कम से कम बहुत ज़्यादा नहीं तो दिन में कोई एक वक्त ज़रूर ऐसे फ़िक्स करने की ज़रूरत होती है कि जिसमें वो कोई ऐसा काम करें जो कि उनको प्लेजर देता है।
फिर जो दूसरा एलिमेंट है वो ये है कि दिन में कोई एक काम ऐसा भी ज़रूर करने की ज़रूरत है जो कि थोड़ा प्रोडक्टिव हो और जिसमें उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगे। अगर मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर वो सुबह उठकर प्रॉपर टाइम पर जो है वो तैयार हों, कपड़े चेंज करें, शावर लें, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यूजुअली ये भी एक रूटीन में चीज़ें ऐड करने की बारे में मशवरा दिया जाता है कि आप ऐसे काम दिन में ज़रूर शामिल करें कि जो कि आपको कुछ हद तक कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट की सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, बिल्कुल, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, बिल्कुल। रोज़ाना हर कोई रोज़ाना कोई बहुत बड़े मार्के मारता भी नहीं है, और ये उम्मीद रखना कि फ़ौरन ही हर रोज़ कुछ बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग काम किया जाए तो ही कोई एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होगी। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स को हमेशा एक गोल सेटिंग के हवाले से बताया जाता है कि आप पहले गोल्स अपने ऐसे डिसाइड करें कि जिसमें जो अचीवमेंट की डेफिनेशन है वो ग्रेजुअली वो चेंज हो, वो शिफ्ट हो। तो दूसरा जो पहलू मैंने बात की कि पहला तो ऐसी चीज़ अपनी रूटीन में शामिल करना रोज़ के जो कि प्लेजरेबल हो, जो कि जिससे खुशी मिले, जिससे मज़ा आए। और वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। किसी को कोई फ़िल्म देखना पसंद है, तो किसी को कोई वॉक करना पसंद है, किसी को किसी के साथ बैठ के बातचीत करना पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है। कुछ भी मुख्तलिफ सबके लिए कोई अपनी प्लेजरेबल एक्टिविटी हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है, तो दिन में कोई एक वक्त उसके लिए रखना। दूसरी चीज़ जो मैंने बात की कि कोई दिन में ऐसा हिस्सा ज़रूर कि जिसमें कोई ऐसा काम ज़रूर करे दिन में जो कि उनको एक अचीवमेंट की फ़ीलिंग दे या कोई प्रोडक्टिव होने की फ़ीलिंग दे, क्योंकि डिप्रेशन में ये बहुत एहसास होता है बार बार कि जैसे एक वर्थलेसनेस की एक फीलिंग ज़रूर आती है यूजुअली पेशेंट्स को कि दे गुड फॉर नथिंग, वो कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा काम दिन का ज़रूर करें, वो चाहे अपने उठकर तो अपने कबर्ड को ही ठीक करना क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम ज़रूर जो कि प्रोडक्टिव हो। फिर तीसरी चीज़ जो रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत होती है वो है कि दिन का कोई ऐसा हिस्सा कि जिसमें वो फिज़िकली एक्टिव हों। अब अगर एक्सरसाइज है वो तो बेस्ट है कि अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी रूटीन वो बना ले कि दिन का कोई 1 घंटा या आधा घंटा इवन वो वॉक के लिए जा रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जिसमें जिस्मानी तौर पर वो अपने आप को एक्टिव करें। तो ये एक चीज़ जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत होती है। और चौथी चीज़ है वो है सोशल लाइफ के हवाले से कि ये जो डिप्रेशन में बहुत कॉमन है कि आप जो है वो किसी से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, किसी से शेयर करना नहीं चाहते कुछ भी, और एक आइसोलेशन बहुत पसंद होती है डिप्रेशन के पेशेंट्स को कि तन्हाई में रहना, यूजुअली लाइट भी ऑफ़ करके बैठे रहना, किसी से बात ना करना, मोबाइल ऑफ़ भी कई दफ़ा लोग कर देते हैं, डीएक्टिवेट सोशली भी हो जाते हैं कि बिल्कुल ही कता ताल्लुक़ करना, किसी से मिलना जुलना ना। तो कोई हिस्सा दिन का जो रूटीन अगर बनानी है तो कोई हिस्सा दिन का ऐसा भी हो कि जिसमें सोशल लेवल पर वो थोड़े एक्टिव हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर से बात करना क्यों ना हो, चाहे वो किसी दोस्त से जाके बात करना क्यों ना हो, लेकिन सोशल एस्पेक्ट भी देखना ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं कि एक्टिविटी अपनी एक सेट करने की ज़रूरत होती है डिप्रेशन के पेशेंट को, तो उसमें ये 4 लेवल ज़रूर कंसिडर करने चाहिए कि जिसमें दिन का कोई एक हिस्सा ऐसा हो जिसमें प्लेयर जिससे गेन करें, तो कैसी एक्टिविटी शामिल होनी चाहिए। कोई ऐसा काम भी शामिल होना चाहिए जिससे उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस हो। कोई ऐसा काम भी रूटीन में शामिल होना चाहिए कि जिसमें फ़िज़िकली वो एक्टिव हों। फिर कोई एक ऐसा काम भी शामिल ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें वो सोशली भी थोड़े से एक्टिव हों। ये 4 चीज़ें जो हैं जब हम डिप्रेशन के पेशेंट को सजेस्ट करते हैं तो उसमें ये 4 चीज़ें उनकी रूटीन में डेली बेसिस पर शामिल करने की ज़रूरत है। और अगर कोई शुरुआत में चारों की चारों चीज़ें पूरी नहीं कर रहा तो कम से कम 2 चीज़ें इनमें से तो ज़रूर कोई ना कोई फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और पहला जो चैलेंज होता है पेशेंट के लिए वो ये होता है कि हमारा दिल नहीं चाहता, हिम्मत ही नहीं होती। तो हमारी बॉडी का, हमारी ब्रेन के पास ये एक टेंडेंसी है कि हम खुद भी कुछ एक्टिव होने से इसको वापस मैसेज ऐसे दे सकते हैं कि जिससे वो खुद ब खुद थोड़ा फ्लो में आता है या टेम्पो पकड़ता है। तो इस प्रिंसिपल को समझते हुए एक्टिविटी स्केजुलिंग एक बड़ी अच्छी टेक्निक है और बहुत सिंपल है डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए, जो कि उनके बिहेवियर्स पर काम करती है। और अगर स्केड्यूल मौजूद हो तो कहीं ना कहीं हम बाउंड भी महसूस करते हैं उस स्केड्यूल के मुताबिक कि हमें ये काम करने हैं, और जब वो काम हम पूरे कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि हमने
ये वाले काम आज के दिन किए हैं। तो एक्टिविटी स्केजुलिंग ओवरऑल वैसे भी कामकाज में भी बहुत हेल्प करती है कि जब हम एक रूटीन पहले से एक स्केड्यूल अपना बना लें तो वो हमारी जो है काम की इफ़ेक्टिवनेस पर उसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो मूड प्रॉब्लम्स के साथ भी जो लोग होते हैं वो भी अगर किसी रूटीन को फॉलो करें, वो जो गो विद द फ्लो की बात है वो मूड प्रॉब्लम्स के साथ नहीं चलती कि मूड पे चलना है, अभी मूड नहीं कर रहा तो अभी मैं ये काम नहीं करूँगा। यूजुअली जो की है मूड मैनेजमेंट के लिए वो ये है कि मूड की बजाय घड़ी को ज़्यादा फॉलो किया जाए कि वक्त क्या कह रहा है, स्केड्यूल क्या कहता है, और अपने मूड को एक्नॉलेज करते हुए हम उस काम में जब जाते हैं तो यूजुअली जब हम उस टेम्पो में जाते हैं तो भूल भी जाते हैं कि कोई मूड ख़राब भी था। तो घड़ी को के मुताबिक चलना बेसिकली की है मूड मैनेजमेंट की। मिस आमना, प्रोग्राम का वक्त कुछ महदूद है, गो कि मैं आपसे आज को अकरिंग इशू डिप्रेशन के साथ कई दफ़ा मोटापा भी होता है। जैसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि डिप्रेशन में अपनी मुश्किल कैफियत को हैंडल करने के लिए खाने का रुझान बढ़ जाता है और खाना पीना आजकल पहले से ज़्यादा आसान हो चुका है। फ़ोन करना ऐप्स के ज़रिए फ़ेसबुक पे ऑर्डर किया जा सकता है, बहुत तरीके और आसानियाँ आ गई हैं। और मोटापे के साथ किसी की डिप्रेशन बढ़ती है। मैं चाहूँगा कि हम इन चारों एस्पेक्ट्स पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स में बात करें। पर्टिकुलरली अगले प्रोग्राम में हम मूड और मिजाज का जो ताल्लुक़ बुरी जिस्मानी सेहत के साथ है और उससे जो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं उस मौजू पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अभी अपने नाज़रीन से इजाज़त इसलिए कि वक्त महदूद है और हमें प्रोग्राम को रैप अप करने के लिए भी कहा जा रहा है। हम अगली बुध दोबारा शाम 5 से 6 बजे के दरमियान विलिंग वेज फेसबुक पेज पर आपके पास यही प्रोग्राम लेके हाज़िर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।